जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो पूछे गए थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस डेली में लेके आप लोग के सामने आ रहा हूं, जिसमें कि 17 अगस्त, 18 अगस्त इसका भी 3 शिफ्ट, इसमें भी 3 शिफ्ट टोटल क्वेश्चन करा दिए गए हैं 6 क्लास में। आज जो आपका चलेगा 22 अगस्त जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे वो टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए। यदि आप लोग चैनल से जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा न्यू बच्चे के पास जो भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज आप लोग के सामने है कि आप इसमें 25 में 25 मैथ ला सकते हैं और अपना मेरिट में नाम दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके संबंधी सब हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उसके पास शेयर आप लोग कर दीजिएगा, जिससे हो सके मैथ में। आप लोग जानते हैं बहुत बेसिक से आप लोग को सॉल्व कराया जाता है, जो एक न्यू से न्यू बच्चा इसको समझ सके। इसलिए आप लोग मैथ्स मैजिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन पे, बेल आइकन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आज का 22 अगस्त 2022 में शिफ्ट फर्स्ट में जो पूछे गए टोटल 25 क्वेश्चन हैं। और आप लोग ये भी जानकारी रखिएगा 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग को राइट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे होगा क्या मेरे दोस्त, इससे होगा आप लोग का तैयारी किस लेवल तक है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं बिना कुछ विलंब किए प्रथम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित आरेख एक माह में विभिन्न मदों पर श्री कुमार का प्रतिशत व्यय दर्शाता है। घर का कुल मासिक व्यय इतना है, कुल व्यय इतना रुपया दिया गया है। तब आप लोग को बताना है कि पेट्रोल और पानी पर कुल व्यय कितना खर्चा श्री कुमार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि टोटल खर्चा कितना है। टोटल खर्चा 1,12,000 रुपया है। 1,12,000 रुपया टोटल खर्चा है। टोटल खर्चा है तो इसको हम 100% मान सकता हूँ। ठीक है, 100%, क्योंकि ये चार्ट के अनुसार देना है मेरे भाई, तो चार्ट मेरा टोटल ये 100% है, खर्चा 100% है, तो 100% का वैल्यू दिया गया है, इतना खर्चा है। ठीक है, तो पानी और पेट्रोल पे तो पहले ही देखा जाए पेट्रोल का, यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं, इसका ये है पेट्रोल है ये। और पानी जो है आपका थोड़ा सा धीमे होगा, पानी ये होगा। पेट्रोल और पानी टोटल मिलकर कितना हो जाएगा आपका 35 और प्लस 12, यही तो पेट्रोल पानी है, टोटल 43% हो गया। तो बस यही आपको निकालना था, 100% का वैल्यू दिया गया है, 47% निकालना है। तो 1,12,000 में 100 से गुना, 100 से भाग देंगे तो 1 का वैल्यू निकलेगा और 47 का वैल्यू निकालने के लिए इसको गुना करना हो। तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको गुना 47 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 0 7 दूनी 14, यानी सेकंड डिजिट 4 आएगा। सेकंड डिजिट 4 दो में है, ये दोनों तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो सेकंड दोनों 4 है, तो इसको कैसे करना पड़ेगा अब, तो डायरेक्ट आप 47 से इसको गुना भी कर सकते हैं या 50 माइनस 30 से इसको गुना कर सकते हैं, क्योंकि 50 में 3 जाएगा ही, 47 बचेगा, इससे कर सकते हैं। तो ये ना करते हुए डायरेक्ट हम इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो पहले 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 का 7 1 8 हो गया, ये हो गया 0। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक, तो 0 4 8 8 16। तीसरा अंक जो होगा वो 6 होगा, पूरा गुना भी नहीं करना है हमको, तीसरा अंक जो होगा 6 होगा, यानी 52,640 आपका जो होगा पानी और पेट्रोल पे 52,640 रुपया ये खर्च श्रीनिवास करता है। ठीक है, खर्च मान ये टोटल खर्च यहाँ दर्शाया गया है, घर का कुल मासिक खर्च इतना रुपया है, तो टोटल खर्च कितना परसेंट है सबको जोड़िएगा, 100% बराबर हो जाएगा, यानी 100% का वैल्यू तो दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण प्रश्नवाचक चिन्ह पे उपलब्ध हो जाएगा। सन्निकट मतलब निकटतम आपको दर्शाता है, क्योंकि हम जानते हैं 360 के रूट अंडर किसका है, तो ये तो एक्चुअली डाटा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको लगभग में हम जैसे लिखेंगे 360, 360 किसके आसपास है ये आपको देखना है। जैसे हम बात करते हैं 40, तो 40 सॉरी 20, तो 20 20 आए 400 हो जाता है, तो 20 तो होगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं 19, तो 19 में से हाँ 361, हाँ हम लगभग मान सकते हैं 19। ठीक है, 360 का लगभग हम 19 मान सकते हैं, लगभग में मानना है क्योंकि साफ साफ बोला गया आपको लगभग में मान देना है। ठीक है, 19 मान लिए, प्लस 12 भागा 6 गुना 3 माइनस 13 उनतरू से होता है, यानी एक ज़्यादा है, लगभग हम 13 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट बंद है आपका, ये पूरा ब्रैकेट बंद है आपका, और डिवाइडेड 2 से करना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा लगभग मान निकल के आ जाएगा, तो इसको 19 कर लेते हैं। 19 ये 2 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 13, और भागा इसको करना है आपको 2 से। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 19 प्लस 6
-13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 19 6 25, 25 में 13 जाएगा यानी 12, 12 को 2 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग, तो आपका उत्तर 6 निकल के आएगा, लगभग में 6 निकल के आएगा। तो उत्तर आपका करेक्ट आंसर नंबर 1, ठीक है। इस तरह सवाल है, इस तरह आप पूर्णांक में ना लिख के, जैसे 360, अब ये नहीं निकालने का 360 का पूर्णांक में क्या होगा 18.9 कुछ समथिंग, ऐसे नहीं, लगभग में मान सकते हैं 19, 19 का स्क्वायर करते हैं 361 होता है, बस एक ही तो ज़्यादा है, तो लगभग में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर, एक्चुअली उसका उत्तर जो आएगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, जो लगभग 6 के करीब होता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक छात्र ने सत्र 1 में 80 में 80 अंक प्राप्त किए थे और सत्र 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए थे। यदि सत्रों का प्रतिशत भार 40% और 60% है, तो उसका अंतिम स्कोर का प्रतिशत क्या होगा, निकट पूर्णांक में आपको बताना, ठीक है, निकट पूर्णांक में बताना। तो सबसे पहले फर्स्ट सत्र में जो गए थे, सत्र फर्स्ट में टोटल पूर्णांक कितना था, 80 था, ठीक है। और सत्र 2 में टोटल पूर्णांक कितना था, 90 था, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि सत्र का प्रतिशत, पहली का जो प्रतिशत है वो 40% है, तो क्या इसका 40% क्या हो जाएगा, इसका 40% क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा 40%, ठीक है। दूसरे में कितना है, 60% है, टोटल टोटल अंक का 60% कितना हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 86, यानी हम एक बोल सकते हैं कि यदि इसका प्रतिशत भार के अनुसार, टोटल भार के अनुसार बात करें, तो टोटल 86 नंबर पर खेला हो रहा है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ बोला गया ये परसेंटेज पे आपको करना है, ठीक है। अब 80 में एक सत्र में, फर्स्ट सत्र में 80 में कितना नंबर लाए, तो 80 में 80 नंबर लाए, तो 80 नंबर जो लाए इसका 40% तो आपको देखना होगा, क्योंकि 40% भार दिया गया है, तो 40% क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। और दूसरे सत्र में देखिए 90 में कितना नंबर उठाया, ये 75 नंबर, क्या 75% का 60% क्या हो जाएगा, 75% का 60% क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 45 तो होगा ही। तो टोटल कितना नंबर यहाँ से उठा, इसका 77 नंबर, टोटल 77 नंबर उठा, लेकिन टोटल है पूर्णांक कितना, 86 तो है परसेंटेज के अनुसार। तो परसेंटेज निकालना, 100 से आपको गुना कर देना, तो बस यहाँ से आपका उत्तर निकल के चले आएगा। उत्तर क्या निकल, ये लगभग में देख सकते हैं आप, 9 बार में जाएगा, यानी 90% लगभग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, समझ गए, लगभग उत्तर 90% चले आएगा, ठीक है। हाँ, यदि ये सत्रों का भार नहीं देता, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से हम डायरेक्ट 90 और 190 और 80, 90 और 80 170 कर देते, और जितना नंबर लाया उसमें बेटे 170 गुना 100 परसेंटेज निकाल लेते। बट इसमें कहने का मतलब है सत्रों का प्रतिशत दिया गया है 40% 60%, तो इसके मुकाबले हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कंबल 1148 रुपये में बिक्री थी, ठीक है, 1100 रुपये में बेचा जाता है, इतना में बेचा जाता है एक कंबल 1148 रुपये में, जिसमें 30% की हानि होती है, ठीक है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो हम रुपये में मान लेते हैं 100 रुपया कंबल का मूल्य था, अरे मान सकते हैं ना, 100 रुपया मेरा एक कंबल का मूल्य था, इसको 30% हानि पर बेचेंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 70 में बेचना होगा, ठीक है। अब 5% अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, यदि हम इसको 5% में अर्जित करने के लिए बेचना होगा, तो 105 में बेचना होगा, 105 में बेचना होगा ना, यदि 100 रुपये हम खरीदे मेरे दोस्त, 105 में बेचेंगे, तो 5% तो प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास, ठीक है, ये आप समझ गए। तो 1148 रुपये में जो बेचा जा रहा था, उसमें उसको 30% का हानि हो रहा था, तो हानि जो 30% का हो रहा था, तो कम से कम 100 में जो 30% हानि होगा, तो उसको 70 में बेचना होगा। तो ये 70 में जो यदि बेचा, तो इसका वैल्यू आपके पास 1148 रुपया दिया गया है, क्योंकि ये 30% हानि पर बेचा, यानी 70 का वैल्यू 1148 है। अब बोला 5% लाभ पे हमको बेचना है, तो 5% लाभ कितना निकल के आया था, 105, तो 105 का वैल्यू आपसे मांगा गया है, तो क्या दिक्कत है इसमें, 105 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप 1148, यदि न्यू बच्चे हैं तो 1148 बेटे 70 कर दीजिए, एक का वैल्यू निकल गया, बस 105 का वैल्यू निकालना है, यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको 7 से 0 चला गया, 7 एका 7, बच्चे 35 चला गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 चला जाएगा, 2 से इसको खत्म कर दीजिएगा, तो 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 चौक 8 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी इकाई अंक पे जो होगा आपका 2 होगा, इकाई अंक पे आपका जो होगा 2, ये तो नहीं हो सकता इकाई अंक पे, इकाई अंक पे तो एक ही ऑप्शन आपका बचा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी 1722 आपका
होगा 1722 रुपये में यदि आप बेचते हैं तो आपको डिफरेंटली जो आप खरीदे थे वस्तु उस पर 5% प्रॉफिट आप कमा लीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल में मेरे भाई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगली जो मैं लेके क्वेश्चन आऊंगा उसमें मैनेज कर दिया जाएगा। ठीक है? तो कुछ मत करना था, डायरेक्ट आपका मूल मानना था 100%, इसको मान लिए कम में बेचे इतना और इतना में बेचे। ठीक है? ये रेशियो ही मान लेते हैं, इसको आप मिनिमम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दरअसल यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पे। रानी ने एक व्यवसाय शुरू किया था। समझ गए? रानी ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसके लिए बैंक 2 लाख रुपए की धनराशि ऋण लिया गया। ठीक है? एक धनराशि शुरू किया गया था, किसके द्वारा? रानी के द्वारा। और शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की धनराशि ऋण लिया। ठीक है? 2 लाख रुपया की धनराशि ये ऋण ले लिया, ये ऋण लिया। ठीक है? 2 लाख रुपया। और 2 वर्ष के बाद 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अदा करना होगा। यदि आपके पास रेट दिया गया है 7%, टाइम दिया गया है आपके पास 2%, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट आएगा? क्या आप बता सकते? सिंपल इंटरेस्ट ना पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इतना इतना परसेंट निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट और टाइम का गुणनफल भी तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। 7 दूनी 14%। क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट मेरा 14% है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो 2 लाख का 14% आप निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? 2 लाख का 14% यानी 28,000 आपका आ जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट हुआ 28,000, ये आपका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है। तो शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? संख्या आपको बताना है। ठीक है? संख्याएं आपको बताना है, वो संख्याएं क्या होगा? जैसे किसी संख्याओं को किसी से भाग देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोला जाता है? भागफल। इसको क्या बोला जाता है? शेष बोला जाता है ना, शेष। ठीक है? तो किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, किसी संख्याओं को यानी इसको विभाजित करना है, किसको? भाजक से विभाजित करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाजक मेरे पास निकल के आ जाएगा, जिससे हमको भाग देना है उसे भाजक कहते हैं। तो 335 और 265 के योग से भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी 335 और प्लस 265, तो कितना हो जाएगा? 600। यानी कोई भी संख्या को हमको 600 से भाग देना पड़ेगा। साफ साफ प्रश्न ये बोला जा रहा है। ठीक है? और इसका भागफल जो प्राप्त होता है, इसका भागफल जो प्राप्त होता है मेरे भाई, ये दोनों के अंतर के 3 गुने बराबर होता है। तो ये दोनों का अंतर आपके पास कितना हो जाएगा? 70। अरे ये दोनों का अंतर तो 70 तो ही होगा ना, 70। इसका 3 गुना भागफल प्राप्त हो, क्या मैं बोल सकता हूँ भागफल मेरे पास 210 प्राप्त हो गए। ठीक है? और शेषफल आप लोग के सामने दिया गया है, शेषफल आपका 55। तो बस कुछ नहीं करना, ये संख्याएं बताना है आपको, ये संख्याएं भाज्य, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं आपको भाज्य बताना है, ये संख्याएं क्या हो जाए। तो ये संख्याएं निकालने के लिए हम जानते हैं भाज्य बराबर जो होता है मेरे दोस्त, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये फार्मूला तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। तो भाज्य कितना है? तो भाज्य हमको निकालना है, तो भाज्य को हम x मान लेते हैं। भाजक कितना कितना से भाग दे रहे थे? 600 से भाग दे रहे थे, 600 हो गया। भागफल कितना है आपका? भागफल 210 निकल के आ रहा था, 210 का। शेषफल कितना? 35 को ऐड कर देना, बस भाज्य निकल जाएगा आपका यहाँ से। इसको आप करते हैं 6 दूनी 12, तो ये 3 हो जाएगा प्लस 35। यानी आपका जो भाज्य जो निकल के आएगा मेरे वो दोस्त, भाज्य जो निकल के आएगा आपका 1,26,035 भाज्य निकल के आएगा। 1,26,035। करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? कोई परेशानी नहीं है। प्रश्न में टोटल सब चीज आपको प्रश्न में दिया गया है, आप इधर उधर ढूंढे नहीं, सब चीज आपको प्रश्न में यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि भाजक आपका ये रहेगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका भाजक का निर्माण करेगा, ये दोनों का अंतर 3 गुना लीजिएगा तो आपका भागफल का निर्माण करेगा। और शेष तो ऑलरेडी दिया गया है, और हम जानते हैं हमको यदि भाज्य निकालना है तो भाज्य हमको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ से। तो बस यहाँ से टोटल आंकड़ा को हम फिट कर दिए, यहाँ से मेरा भाज्य निकल के चले आए। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं अगले प्रश्न पे।
बहुत ही सरल है ये प्रश्न, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 7 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस तो रूट अंडर 16 तो जानबे करते हैं 4 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा कितना, 9 6 15 4 19, इकाई अंक पे 9 होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो छोटा था तो आप इसको जोड़ भी कर सकते थे, यदि बड़ा रहेगा तो उसको सिंगल डिजिट ये सब में या अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगली प्रश्न पे, बच्चे वाले सवाल पे चलते हैं अगली प्रश्न पे। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, उसे शेष दूरी किस गति से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, टोटल आपको 800 किलोमीटर चलना था, आपको बताया गया कि टोटल आपको 800 किलोमीटर चलना था, लेकिन आपने 300 किलोमीटर जो है 300 किलोमीटर जो है 5 घंटे में 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूरी किया। ठीक है, अब जो आपका शेष 500 किलोमीटर दूरी है, ये बोला जा रहा है कि ये किस रफ्तार से आपको तय करना होगा जो आपका एवरेज चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो। तो एवरेज औसत क्या होता है, औसत चाल क्या हो जाता है, औसत चाल होता है मेरे भाई, यदि आपका दूरी समान है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है तो औसत चाल आपका जो निकल के आएगा 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, यानी दोनों का चाल का गुणनफल 2 से कर दीजिए और दोनों चाल का योग से भाग कर दीजिए, ये दूरी समान रहने पे आपका फॉर्मूला यूज होगा। समझ गए, ये दूरी समान रहने पर फॉर्मूला यूज होगा। यदि दूरी असमान है तो, दूरी असमान है तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त कुल दूरी बेटे कुल समय। समझ गए, कुल दूरी बेटे कुल समय। तो यहाँ से कुल दूरी आपके पास क्या है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तो चले हैं आप ना, 800 किलोमीटर। कुल समय कितना लगा, तो पहले 300 किलोमीटर जो चल रहा है ये 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, यानी इतना दूरी तय करने में इसको 6 घंटा लगेगा। ठीक है, 6 घंटा लग जाएगा। शेष दूरी कितना है, शेष दूरी आपके पास 500 किलोमीटर बचा है, चाल आपको पता नहीं है तो ये कितने घंटा में, तो बोल सकते हैं दूरी बेटे समय, ये मेरा दूरी बेटे चाल, ये मेरा समय आ जाएगा। अरे आएगा ना, यदि 300 किलोमीटर मेरे दोस्त 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ये 6 घंटा में दूरी तय करेगा। तो टोटल समय हमको लिखना है, तो ये तो 300 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर अभी मेरा बचा है लेकिन चाल मेरा पता नहीं है, तो इसको भाग देंगे तो ये समय आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा टोटल औसत चाल दिया गया है 60 किलोमीटर पर घंटा, बस यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 360 और प्लस ये 30,000 बेटे एक्स बराबर 800 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 30,000 आप एक काम कीजिएगा, 30,000 बेटे एक्स बराबर ये इधर से माइनस चला जाएगा तो आपका 440 निकल के आएगा, ये से ये चला गया तो एक्स बराबर जो वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त 3000 अपॉन 44 आ जाएगा आपका। समझ गए, यदि इसको 4 से बार में कटाए, 4 से 11 तो 4 7 28 4 5 20, यानी 750 बेटे 11 किलोमीटर पर आवर ये गति होगा, ये गति होगा 750 बेटे 11 किलोमीटर पर घंटा। यदि इस गति से लास्ट 500 किलोमीटर दूरी तय करता है मेरे दोस्त तो इसका औसत गति 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इसको आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। समझ गए, इसको आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन का मेथड बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, कभी और प्रश्न में हम ऑप्शन से बताएं और बताए भी हैं ऑप्शन से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक 210 मीटर एक 210 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की गति घंटाओं में क्या होगी, किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम आप लोग को बार बार ये बताते हैं कि यदि कोई ट्रेन समान दिशा में जा रही हो, समान दिशा में जा रही हो तो इसका चाल मेरे दोस्त घटेगा, इसका चाल घटेगा। और यदि कोई ट्रेन विपरीत दिशा की ओर आ रही है तो इसकी चाल बढ़ेगी, इसकी चाल जुटेगी, इसकी चाल जुटेगी, इसकी चाल घटेगी। समझ में आ गया, यानी विपरीत दिशा में आ रहा हो तो चाल जुटेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो चाल जुटेगा। यदि दोनों कंडीशन हो तो दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटती है, चाहे वो विपरीत दिशा में जा रही हो या सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों के कंडीशन में आपका ट्रेन की लंबाई जुटेगा। ठीक है, ट्रेन तो एक ही है इसमें, तो मान लेते हैं 210 किलोमीटर, 210 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, लंबाई है, हमको चाल निकालना है तो चाल हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बेटे समय हो जाता है, समय कितना लगा 12,
तो यहाँ से क्या ये किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको 18/5 से यदि हम गुणा कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर में ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से चला जाएगा 3, ये 6 दूनी 12 चला जाएगा, और 5 दूनी 10 चला जाएगा, ये 21, यानी हम बोल सकते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल है। टोटल चाल है ये 21 किलोमीटर पर घंटा। टोटल चाल कैसे है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जो गया होगा इसका चाल जुटा होगा, यानी ये 4.5 जो आदमी चल रहा था उधर से, इसका भी चाल ऐड करके आपका 21 आया। और यदि आपका ट्रेन का सिर्फ निकालना है तो आदमी का आप चाल घटा दीजिए, इसमें आदमी का चाल घटा दीजिए तो आपका ट्रेन निकल जाएगा। हाँ, यदि ये विपरीत दिशा में चलता तब तो बात कुछ और रहता, लेकिन ये सॉरी, यदि ये सेम डायरेक्शन में चलता तब तो बात कुछ और रहता। यदि विपरीत डायरेक्शन में है तो चाल जुट के आपका 21 किलोमीटर पर घंटा आया है, समझ गए। यहाँ आदमी का चाल हम घटा देंगे तो ट्रेन का चाल आप लोग को निकल के चले आएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 16, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 21 किलोमीटर पर घंटा नहीं आएगा आपका, यहाँ आपका आ जाएगा 21 है ना, तो ये 21 हो गया, 21 गुना 30 यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया, ठीक है। तो इसमें से आदमी का चाल आप हटा दीजिएगा तो आपका ट्रेन का चाल निकल के चले आएगा। 5 हो गया, इसमें 12, 8 हो गया, 58.5 किलोमीटर पर घंटा आपका ये ट्रेन का चाल है, ठीक है। ये आपका ट्रेन का चाल है। यदि हम इसको ऑप्शन से बनाएं कि हाँ ऑप्शन से कैसे बनेगा, तो ऑप्शन से एक सेकंड आप देख लीजिएगा। हम मान लेते हैं ऑप्शन से डायरेक्ट ये तो आंसर निकल के चले आएगा, तो मान लेते हैं हम ऑप्शन से ये मेरा ट्रेन की दूरी है। तो ट्रेन की चाल क्या है 58.5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो कहीं ना कहीं चाल जुटेगा, तो इसमें से चाल आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 0 13, ठीक है 63 आ जाएगा आपका चाल। 63 यदि चाल आ गया तो क्या 210 मीटर लंबी 63 से हम इसको कर दें, क्या मेरा ये 12 सेकंड आ जाएगा, तो इसको किलोमीटर पर घंटा है ये, तो इसको मीटर पर सेकंड में हमको बदलना है, ठीक है। 63 आपका किलोमीटर पर घंटा है ना बड़े भाई, 63 आपका किलोमीटर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 7 × 5 = 35/2, ठीक है। ये आपका 7 × 5 = 35 और 7 × 21 और 5 से 6, 6 दूनी 12 सेकंड, क्या टोटल 12 सेकंड आ रहा है आपका, जी हाँ टोटल 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा था, यानी ये आपका उत्तर सही है। चाहे आप इस विधि से बनाएं इस विधि से बनाएं, उत्तर तो हर हाल में आना होगा, ठीक है। इस विधि से यही होता है कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह समझना होगा, तभी आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो ट्रेन सेम सेम क्वेश्चन लगभग उसी तरह है। दो ट्रेन जो समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, फिर ये बोला जा रहा है विपरीत दिशाओं में चल रहा है, यानी चाल जुटेगा, चाल जुटेगा। विपरीत दिशाओं में चल रही है, उसकी लंबाई 120 और 140 मीटर है। यदि वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक की ट्रेन की लंबाई गति क्या होगी, प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी आपको बताना, ठीक है। चाहे वो विपरीत दिशा में चले या सेम दिशा में चले, हमेशा इस कंडीशन में हमेशा ट्रेन की लंबाई जो होगी मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा, ठीक है जुटेगा। तो ट्रेन का लंबाई टोटल दोनों क्या है 260, यानी 120 और 140, 250, 250, सॉरी 260 मीटर, ठीक है 260 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई आ गया। इसको क्रॉस करने में टोटल 10 सेकंड लग रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ 26 मीटर पर सेकंड ये मेरा चाल आ जाएगा। चाल आ जाएगा, तो ये चाल कब आएगा, दोनों को जुट के आएगा, क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों चल रहा है। तो बोला जा रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई के, दोनों ट्रेन का मिल जुगला 26 मीटर पर सेकंड है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 13 मीटर पर सेकंड आपका निकल के आएगा, समझ गए 13 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, समझ गए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो वो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो ये संख्याएं का जो ये रेशियो दिया गया है मेरे दोस्त, ये संख्याएं का जो रेशियो दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन में जो संख्याएं हैं इसको हमको अनुपात में सबसे मिनिमम अनुपात में कन्वर्ट करने के बाद हमको 5:7 आना चाहिए। जो 5:7 संख्याएं आ जाएगा आप समझेंगे हम वही उत्तर है। क्या इसको अनुपात में सबसे मिनिमम अनुपात में बदलने के बाद 5:7 अनुपात आ रहा है, 17×5 = 85, 17×6 = 72, से नहीं ये नहीं आ रहा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्या ये आ सकता है, कभी नहीं, 68 है तो 5 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या ये 85 119 ये हो सकता है, या ये आ सकता है 5, ये कभी नहीं हो सकता, यानी उत्तर आपका बचा 1। आप मौखिक तरह भी कर सकते हैं इसको। अनुपात यदि 5:7 का दिया गया है, यदि आपके पास दो संख्याएं हैं तो इसका भी अनुपात निकालेंगे तो 5:7 के बराबर होना चाहिए, यही तो हम समझेंगे यही होगा।
यदि मोस और 17 है तो 17 से दोनों संख्या विभाज्य होना चाहिए, तो बस एक ही विभाज्य है। समझ गए, बिना पेन उठाए। अब बाकी बात इसका प्रोसेस हम करते हैं, तो दो संख्याएं हैं 5x 7x, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है मेरे दोस्त? एचसीएफ वो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाज्य करता है, उसे एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ मिनिमम संख्या होता है, तो एक्स का वैल्यू आपका 17 रखा जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम संख्या है आपका, जो 17 से विभाजित हो जाए, 17 पचे 85 और 17 सत्ते 119 हो जाएगा, यही आपका तो मौसवा हो जाएगा। 17 से ये भी कन्वर्ट होगा, 17 से ये भी डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक, मिनिमम संख्या 17 आपका एचसीएफ दिया गया था, तो एचसीएफ तो वही मिनिमम संख्या होगा, 17 पचे 85 ये आपका हो जाएगा, 119 यानी 17 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे मौखिक रूप से भी कर सकते थे या प्रोसेस से भी कर सकते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको स्किप किए हैं, जो कि मात्र इसमें 19% करेक्ट आंसर दिए थे स्टूडेंट ने, ठीक है। ए प्लस वन बेटे बी पे पावर आर है, वन बेटे बी पे पावर एस है, भागा डिवाइड है, बी प्लस वन बेटे ए पे पावर आर है, बी माइनस वन बेटे ए पे पावर एस है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको आप तोड़िएगा, तो तोड़ने के बाद क्या आपका नजर आएगा? सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, क्या आ जाएगा? ए बी प्लस वन बेटे बी पे पावर आर, ठीक है। इसी तरह इसको हम तोड़ते हैं, तो ए बी माइनस वन अपॉन बी पे पावर एच, ठीक है। ये भगा में है तो भगा हम कर देते हैं, ए बी इसको भी तोड़िए, प्लस वन बेटे ए पे पावर आर, इसको भी आपको तोड़ना है, तो ए बी माइनस वन अपॉन ए पे पावर एच, ठीक। क्या ये भाग के रूप में ये डिवाइड होगा? डिवाइड कैसे होगा आपका, देख लीजिएगा। डिवाइड डिवाइड जो आपका होगा, ये और ये चला जाएगा, तो ये एक बेटे, ये क्या आ जाएगा आपके पास? एक बेटे बी पे पावर आर और बेटे एक बेटे ए पे पावर आर, ठीक है। इसी तरह यदि आप इसको तोड़ते हैं, तो ये दोनों आपका चले जाएगा, तो ए बेटे बी पे पावर एस और ए बेटे ए पे पावर एस, ठीक। यहाँ से निकल जाएगा। यदि आप इसको ऊपर जाके करते हैं, तो क्या निकल के जाएगा? ए बेटे बी पे पावर आर। इसी तरह इसको आप यदि करते हैं ऊपर जाके, क्या हो जाएगा? ये ए बेटे बी पे पावर एस, ये हो जाएगा। ये आप मानते हैं ना? ए बेटे बी पे पावर एस, ठीक है। बेस समान है, तो ए बेटे बी पावर जुड़ जाएगा, यानी आर प्लस एस आपका उत्तर आ जाएगा। ए बेटे बी पे पावर आर प्लस एस, ए बेटे बी पे पावर आर प्लस एस आपका उत्तर नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? ए बेटे बी पे पावर आर प्लस एस, ठीक है। कुछ मत करना था, इसको सिर्फ तोड़ना था और इसको आपको डिवाइड करना था, उत्तर आपका आ जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपको बताना है। वर्तमान आयु में पिता की आयु जो था, डॉटर के आयु के 3 गुना था। ये आप मानते हैं, ये मेरा वर्तमान आयु था, और बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद जो होगा इसका आयु उसकी पुत्री की आयु से दुगुनी होगी। इस तरह प्रश्न में यदि आ जाए, तो आपको हम सबसे पहले बोले हैं आपको अंतर समान करना। तो क्या दोनों का अंतर समान है? कभी नहीं है। एक एक है, एक जीरो है, ये नहीं है। तो समान करने के लिए सबसे पहले किसी में भी आप गुणनफल कर सकते हैं। सबसे मिनिमम वाला हम करते हैं, तो एक से नहीं हुआ, दो करते हैं, दो दूनी चार और दो एक दो। क्या ये दोनों का अंतर सेम आ रहा है? ये दोनों का अंतर सेम रहा है जी, एक और एक सेम आ रहा है, यानी एक का वैल्यू, यदि दो दो आता तो दो का वैल्यू लिखते, एक आ रहा है तो एक का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो डॉटर का आयु पूछ रहा है, तो डॉटर के वर्तमान आयु रेशियो 1 है, तो ए का वैल्यू 10 निकला, यानी इसका एज 10 साल हो जाएगा आपका। इस करेक्ट आंसर 10 साल, ठीक है। ये तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको दूसरा विधि से भी लिख सकते हैं। दुगुना आयु 3 गुना आयु था, 3 गुना आयु कर दीजिए, और इसमें 10 साल बाद पूछा रहा है, 10 साल ऐड करके आप दुगुना होगा दुगुना कर दीजिए, इससे भी आपका निकल जाएगा। प्लस 10 बराबर 2x प्लस 20 आ जाएगा, या x बराबर 10, बस x का वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आ गया। चाहे आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, आपको आसान ये मेथड लगेगा, लेकिन ये मेथड बनाने के बाद मेरे दोस्त ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल इस तरह दे दे तो इजिली इससे आपको बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है और विधि है, जो भी आपका है, अध्ययनरत पुरुष और महिलाएं विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। पुरुष और महिलाएं, ये आपका पुरुष दिया गया है, ये आपका महिलाएं दिया गया है, और बाकी बात वर्ग जो है कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि और कुल यहाँ दिया गया है 656 और 647। 656 आपका पुरुष का टोटल है, 647 महिला का है। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या देना है, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों में से, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिलाएं विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितना है, सबसे पहले कॉलेज में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, तो 656 आपका मेल है और 647 आपका फीमेल है। टोटल योग करेंगे 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 12 1 1303 आएगा। ये आप मानते हैं, अरे ये आप मानते हैं 1303 टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, 7 6 13 1 5 9 0 1 6 12 1 1303 हो जाएगा। ठीक है, कुल विद्यार्थी तो हम निकाल लिए कुल विद्यार्थी। अब क्या पूछा जा रहा है, वाणिज्य की महिलाएं विद्यार्थी प्रतिशत, वाणिज्य कहाँ है, यहाँ महिलाएं, इसमें कितना है 190 है, तो महिलाएं जो होगा, महिलाएं वाणिज्य का 190 होगा, बस इसी का परसेंटेज आपको निकालना है। तो 190 हो गया, टोटल कितना स्टूडेंट है 1303 है, 100 में कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप इसको या तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसको लगभग में आप अप्रॉक्स डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 19,000 अपॉन 1303 कर देंगे। तो पहले सबसे पहले तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाने के बाद जो इसमें 1303 जो आपका घटेगा, तो 7 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 9 हो जाएगा, 9 होगा ना, 7 हो जाएगा यहाँ, 9 हो जाएगा, इसमें जो आपका बचेगा 8 5 हो जाएगा, यानी 4 बार में, यानी 14 पॉइंट समथिंग कुछ आपका उत्तर आएगा। 14 पॉइंट कुछ समथिंग में उत्तर एक ही ऑप्शन पे है, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, तो यानी बोल सकते हैं 14.58 उत्तर आप निकाल जाइएगा, उसको भाग देके आप देख सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7-8 है, तो कोहली की आयु कितनी होती है। कोहली रोहित का अनुपात 7x/8x दिया गया है। ठीक है, बोला जा रहा है ये दोनों एक दूसरे से 3 साल कम है। 3 साल कम कब है, जब इसका एज माइनस किया जाता है, तो 3 साल एक दूसरे से कम है। यदि इसको हम रेशियो में माइनस लेते हैं, तो एक एक्स का तो वैल्यू 8x में 7x जाएगा, तो एक्स का वैल्यू तो आएगा, तो एक्स का वैल्यू आपका 3 के बराबर है। अरे मेरे भाई, यहाँ संख्याएं मेरे रहता, तो इसका अंतर करते 3 रहता, तो 3 3 बराबर है। इसी तरह यहाँ हम यदि रेशियो में कन्वर्ट करें, तो एक्स है, तो यानी इसका वैल्यू तो कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू 3 निकल के आया। तो कोहली की आयु क्या है, तो एक्स का वैल्यू 3 है, तो 3 से इसे कर दीजिए, 21 साल कोहली का आयु हो जाएगा। अब पूछे रोहित का आयु क्या है, रोहित का आयु क्या होगा, 3 है, तो 8 या 24, यानी रोहित का आयु 24 है। क्या ये दोनों में 3 साल 100% 3 साल है। बस इस विधि से आपको बनाना, यानी किस साल इज करेक्ट आंसर। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1+√3 है। बस इसमें कुछ नहीं करना है, x का मान आपको 1+√3 पुट करना है, x का मान आपको √3 पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपका ये 0 वैल्यू आ जाए, तो समझ लीजिए आपका मेरा ये मूल सक्सेसफुल हम काउंटिंग कर दिए। ठीक है, यदि हम इस पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो 1+√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 इंटू 1+√3 हो जाएगा, और +2 ये 0 के बराबर आना चाहिए मेरा, a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2√3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा बराबर 0। क्या ये 0 के बराबर आ सकता है, सब योग है, क्या ये 0 बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये उत्तर आपका हो ही नहीं सकता। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, x² यानी 1+√3 का होल स्क्वायर, -2x तो 1+√3, -2 इसका टू ये 0 के बराबर आना चाहिए, तो a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2a और b का √3 हो जाएगा, -2 -√3, सॉरी -2√3 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस इससे कीजिएगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -2 हो जाएगा, ये 0 के बराबर आना चाहिए, देखते हैं 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों जाएगा, तो 3 1 4,
-2 और 2 4 यानी इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है। तो यानी आपका उत्तर जो 110% जो उत्तर होगा मेरे भाई, आपका 110% उत्तर आपका ये होगा, यानी ये होगा उत्तर ए एक्स स्क्वायर -2x-2 इक्वल टू 0। यदि x का वैल्यू हम 1 + √3 इसमें पुट करते हैं तो आपका उत्तर 0 के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको सरल करना है 3x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस एक्स। ठीक है, इसका क्या आएगा उत्तर, ये आपको प्रश्न का सॉल्व करना है। तो यदि हम इसको गुणनफल करें, इसको हम तोड़े तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस एक्स, ये तो आ जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 18x और प्लस 100x तो माइनस 12x। ठीक है, माइनस 12x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब प्लस जो आ जाएगा यहाँ आपका, तो -9 और ये 24 जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, ये +15। ठीक है, माइनस एक्स। बस यही आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। उत्तर में आपका क्या है, ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में आपका मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम बिठाए तो 15 प्लस -12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपका उत्तर निकल के आया। तो ये किस ऑप्शन में है, 15 -12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, यही तो आपका उत्तर है। यही तो उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, इसको तोड़ना था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन बहुत बार करा दिए हैं, एक क्वेश्चन इसको देखना है, रेलवे ग्रुप डी चाहे जो भी एग्जाम आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो सब में एक क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और लास्ट इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कोर्ट केस जो आपका ग्रुप डी के लिए था, कोर्ट केस आपका कुछ इसके लिए अपडेट आया है, तो लास्ट में इसका हम चर्चा हम लोग कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 है 2 पे पावर फॉर 12। बार का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानना है। बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यदि मान के चलिए 2.4 पे पावर 12 है, यानी कि 2 दशमलव के बाद ये 4 संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए बार बार रिपीट करने की जगह सबसे ज़्यादा स्थान घेरेगा, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में 4 पे पावर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है वो संख्याएं बार बार रिपीट कर रहा है। समझ गए, वो संख्याएं बार बार रिपीट कर रहा है। समझ गए, तो सबसे पहले 1 है यहाँ। ठीक है, 24 है तो किस दोनों पे पावर डंटा है तो 2 को 9 दे देंगे, बस यही आपका उत्तर आ जाएगा। 1 पूर्णांक 24/99, यही आ जाएगा। तो 1 पूर्णांक 24/99 क्या हो जाएगा, तो 99 का 99 हम 100 मान लेते हैं, तो 123/99। तो 3 से करते हैं 33, 3 चौक 12, 3 का 3 यानी 41/33 इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि आप 41 को 33 से भाग देते हैं तो आपका 100% आपका उत्तर यही आएगा। एक बार में कटेगा और 2 4 2 4 2 4 2 4 रिपीट करते जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको सबसे पहले हीरोज फार्मूला यूज होगा। हीरोज फार्मूला यूज होगा। हीरोज फार्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले आप परिधि का अर्ध परिधि परिधि का आधा कर लीजिए। इसका परिधि क्या होता है, 5 7 और 10/2 यानी 11 आ गया इसका, यानी ये परिधि अर्ध परिधि जो है एस का वैल्यू आपका 11 आ गया। ठीक है, तो हीरोज फार्मूला क्या बोलता है, हीरोज फार्मूला का होता है √_s, s-a, s-b, s-c, यही तो होता है हीरोज फार्मूला। तो एस का वैल्यू मेरे पास आ गया है 11। ठीक है, तो अब एस में ए माइनस करेंगे, यानी 11 में ए क्या मान है, 5, 11 में 5 गया 6, 11 में 7 चले जाएगा, क्या मान आएगा 4, 4, 11 में 10 मान चला क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, अगर छक्के 66 आ गया आपका √66 × 4, ये आ जाएगा √264। समझ गए, इसका जो आ जाएगा √264 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसको सिंपल फॉर्म में तोड़े तो ये 360 हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। 25 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। 7√10 यदि हम इसको करें 10×7 = 70 और 70×7 = 449 यानी 490, ये भी नहीं हो सकता। उत्तर आपका ये उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। यदि हम इसको तोड़े तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या बाहर जा रहा है,
चार, चार से डिवाइड हो रहा है ना, तो यदि हम करते हैं रूट अंडर चार से इसको करते हैं तो 4 गुना 4×4 = 24, 4×4 = 24, ठीक है। चार तो बाहर चले जाएगा 2 के रूप में, क्योंकि 2 का वर्ग है, रूट अंडर 66 अंदर चले आएगा, ठीक है। ये आपका 66 है, माफ कीजिएगा, ये आपका 66, ठीक है। तो रूट अंडर 2 रूट अंडर 60 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, हीरो फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपका उत्तर चला आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 5% की दो क्रमुक छूट प्रदान की जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, ठीक है। क्योंकि मूल्य निर्धारित नहीं हुआ, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 100 मान लिए, क्योंकि 100 से कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इसमें ये 20% की, एक वस्तु के मूल्य में 20% की छूट दिया जाता है, इसमें 20% का छूट दिया गया, तो कितना इसका मूल्य निर्धारित हुआ होगा, 80। सॉरी, छूट नहीं दिया गया था, वृद्धि किया गया था, वृद्धि किया गया था 20%। यदि 100 आपके पास क्रय मूल्य है, 20% वृद्धि कर दिए, तो कहीं ना कहीं 120 रुपया आ गया, तो यही तो आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया। अरे अंकित मूल्य तो वही होता है जो क्रय मूल्य से कुछ बढ़ा के हम एमआरपी सेट करते हैं, तो वही तो उसी को अंकित मूल्य या मार्क प्राइस बोला जाता है, मैक्सिमम रेटेड पॉइंट, ठीक है। 120 आ गया। अब 5% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, 5 क्रमिक दो छूट दे दीजिए इसमें। पहला 5% इसमें छूट दे देंगे, तो 5% का वैल्यू 1/20, तो 1/20, 120 का 1/20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6, 5% का वैल्यू 6 होगा, 6 माइनस होगा क्योंकि छूट दे रहा है, 6 माइनस हो गया 114, ठीक है। अब ये फिर 114 में 5% की छूट देगा, क्योंकि दो क्रमिक छूट है, आप देख सकते हैं यहाँ दो क्रमिक छूट है, फिर 5% का छूट दिया जाएगा। फिर 114 में आपका वैल्यू 1/20 से करना होगा, तो 2 से 10 चला जाएगा, 2 से 5 चले जाएगा, 2 से 7, यानी 5.7 इसमें माइनस होगा, यानी हम कहने का मतलब है 5.7 इसमें माइनस होगा, 5.7, 5.7 आपका माइनस हो जाएगा। 5.7 यदि हम माइनस करते हैं, 5.7 यदि माइनस करते हैं, तो इकाई अंक पे जो आएगा 0.3 आएगा, इकाई अंक पे जो आएगा 0.3 आएगा, ये बात मानते हैं आप। इकाई अंक पे जो आएगा 0.3 आएगा, ठीक है, 0.3 आएगा। क्यों 0.3, क्योंकि 114 था ही, इसमें आपको 5.75%, 114 का 5% का वैल्यू यही होता है, छूट दे रहा तो माइनस तो ही कीजिएगा, तो 5.7 में माइनस कीजिएगा तो लास्ट 0.3 तो ही आएगा, ऑप्शन नंबर एक ही में। क्यों हम ज़्यादा कैलकुलेशन करें, क्यों हम करें कैलकुलेशन ज़्यादा, डायरेक्ट जब आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर ही क्यों ना लिख दें हम, समझ गए। तो इसका उत्तर आपका जो आ जाएगा 108.3% के करीब आ जाएगा, 108.3 यदि इसमें हम 5% माइनस करते हैं, तो जो वस्तु खरीदे थे 100 में, अब हमको दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु कितना में बेचना पड़ रहा है, ये मेरा विक्रय मूल्य हुआ, ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो कितना में बेचना पड़ रहा है, तो 108.3 में, तो फायदा क्या हुआ, तो फायदा 8.3 लाभ, परसेंट लाभ, यही तो मेरा लाभ है, 8.3% लाभ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 मीटर लंबा है, इनके दो अंतर्लंब 6 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना। ये मेरे पास चतुर्भुज निकल के आया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज हम बोल सकते हैं, ठीक है। विकर्ण इसका 32 दिया गया है, ठीक है। इसमें दो एक अंतर्लंब है, इसको हम बोल सकते हैं ये 6 है, ये 10, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया हाफ ए प्लस बी, यानी दोनों लंब का योग और गुना इसका कितना, ये मतलब ये विकर्ण है, विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। तो हाफ ए बी दोनों लंब का योग कितना है, 6, 10, 16, और इसका विकर्ण कितना है, 32, 32 से गुना करना, 2 से 16, हम जानते हैं 16 का स्क्वायर 256 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर, इज करेक्ट आंसर नंबर सी। समझ गए, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना था, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे बिना कुछ विलंब किए। एक 91 सेंटीमीटर लंबी तार को दो टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक की लंबाई दूसरे के 3/4 हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है, दो टुकड़ा है, ठीक है। बोला जा रहा है ये टुकड़ा जो है दूसरे टुकड़ा का 3/4 है, दूसरे टुकड़ा का 3/4 है, दूसरे टुकड़ा का 3/4, यही बोला जा रहा है ना, इस प्रकार काटा जाता है कि एक लंबाई दूसरे की 3/4 है,
यदि दूसरे की 3/4 होगा मेरे दोस्त, दूसरे का यदि 3/4 होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 4 होगा तो ये 3 होगा। पहला लंबाई कितना है 3, दूसरा लंबाई कितना है 4, तो यही तो बोले जा रहा है कि पहले एक लंबाई दूसरे की 3/4 है, क्या इसका लंबाई इसका 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर, जी हाँ 3 के बराबर है। यानी ए का वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा 3, बी का 4 रेशियो में, ठीक है, वैल्यू ये, ठीक है। अब ये रेशियो में है, तो रेशियो में इसका योग कितना, यदि हम इसको एक्स मान लेते हैं तो रेशियो में एक, ये 8 तो 7x होगा दोनों को ऐड करने के बाद, लेकिन संख्याएं 8 है 91, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा 13। तो बोला जा रहा है कि छोटे टुकड़े की लंबाई कितना, छोटा 3x है, तो 3x का वैल्यू 13 रख दीजिए, यानी 39 सेंटीमीटर आपका छोटे की लंबाई होगा, 39 सेंटीमीटर, करेक्ट नंबर ऑप्शन ए। बड़ा पूछता तो 4 × 13 कर देते, 13 × 4 = 52 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, आपका 91, 110% पूर के आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया ये आपका, ठीक है। कुछ मत करना है, डायरेक्ट बोला जा रहा है 3/4 या 1/3 या 3/3 होता है तो डायरेक्ट इसको यहाँ से 3/4 बोला जा रहा है तो 3/4 आप लिख दीजिए यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कस्बे की जनसंख्या इतना था, यदि इसमें प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2,24,375 जनसंख्या था कोई कस्बे का, इसमें 4% की वृद्धि हो रहा है, यदि 100 मूलधन बने तो वृद्धि जो होगा 104 हो जाएगा, 104 बेटे 100, 104 बेटे 100। अब बोला जा रहा है कि इसका जो निकल के आएगा, फाइनली जो निकल के आएगा इसका जनसंख्या क्या निकल के आएगा। इसको 4 से हम खत्म करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 4 छके 24 और 4 से ये 25 चला जाएगा, इसी तरह 4 से 26, 4 से ये 25 चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम 25 से इसको हम डिवाइड कर दे तो 25 अठे 200, 25 नमो 225 इधर आ जाएगा, 25 सत्ते, ठीक है, 25 सत्ते इतना हो जाएगा, 25 पंजे 125, यानी ये 25 से डिवाइड करने के बाद इतना आ जाएगा, फिर ये 25 से डिवाइड होगा ये, तो 25 चौके 100 नहीं, 25 तिया 75 जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और फिर 25 नंबर 225 चला जाएगा, यानी कि आपका जो निकल के आया मेरे दोस्त 359 × 26 × 26 निकल के आया। क्या ये यूनिट डिजिट पे संभव है, तो 6 चौके 36, 9 चौके 54, 4 यूनिट डिजिट 2 है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, या तो आप 26 का स्क्वायर करके या इसको कर सकते हैं, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 2 दूनी 4, 6 4 के 36 और 6 दूनी 12 और दूनी 24, इसमें ऐड कर दीजिए, 6 7 676, ये तो बेसिक है, 676 हो गया, और 359 से गुना करना, ये आपका उत्तर आ जाएगा, तो 9 के 54 आ जाएगा, तो 63 3 चला जाएगा, इसी तरह यहाँ 5 7 5 35 चला जाएगा, 35 यानी सेकंड डिजिट 8 4 आएगा, लास्ट 2 डिजिट 8 4 आएगा, लास्ट 2 डिजिट 8 4 आएगा, लास्ट 2 डिजिट 8 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। समझ गए, गुना भी नहीं करना है हमको, 2 डिजिट, 2 डिजिट तो अंतर है ना, 2 डिजिट हम 1 डिजिट नहीं मिल पा रहा है, 2 डिजिट तो है, 2 डिजिट पे हम खेला करेंगे, यानी 2,42,684 आपका वर्तमान जनसंख्या निकल के आएगा 2 साल बाद वृद्धि करने के बाद, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रवि ने 50,000 रुपये की निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद राजू 1 लाख रुपए के निवेश के साथ उसके व्यवसाय में शामिल हो गया, रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद 1 वर्ष में इतना रुपये लाभ प्राप्त हुए, तो लाभ राजू का हिस्सा क्या है। रवि कितना इन्वेस्ट किया था, एक रेशियो लिख सकते हैं तो नहीं, चलिए हम 85,000 लिख देते हैं, हम क्यों रेशियो मिनिमम क्यों लिखते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा। रवि है और राजू, राजू कितना लाख दिया था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 6 महीना बाद किया था, और टोटल धन 1 वर्ष के लिए लगाया गया था, यानी राजू का छेड़छाड़ नहीं हुआ तो ये 12 महीना धन लगेगा, ये 6 महीना के बाद आया तो ये नहीं 6 महीना ही धन लगेगा इसका, ठीक है। यहाँ से आप इसको उड़ा सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, ये 1 2 के रेशियो में आ जाएगा, यानी 1 2, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको आपको बोलता हूँ ना कि मिनिमम संख्या, ये दोनों को मिनिमम संख्या क्यों लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन करना ना पड़े, तो डायरेक्ट यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 6 और दूनी 12, यानी वैल्यू 2 बेटे 2, यानी 1 बेटे 1।
यानी इसका जो लाभ प्रतिशत जो मेरे भाई निकल के आएगा 1:1, कोई भी धन होगा बराबर बांटेगा 1:1 पे। तो टोटल लाभ कितना है 63 पे, 6300। टोटल लाभ आपका कितना है 6300, बस इसका आधा कर दीजिए। एक एक दो का वैल्यू तो 6300 आ रहा है आपका, एक का वैल्यू यानी इसका आधा हो जाएगा, तो आधा आपका क्या हो जाएगा इसका 31,500। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बस कुछ नहीं करना था, इसका आपको रेशियो में बराबर करना था, समय गुणनफल कर देना था, बस इसको लाभ में बांटना था। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा, ये आपको बताना। ये एक त्रिभुज है, एक कोण दिया गया है 60 डिग्री, दूसरा कोण दिया गया है 80 डिग्री, तीसरा कोण क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो हो जाता है वो 180 डिग्री है। ठीक है, दो कोण दिया गया है 140 डिग्री, यानी तीसरा कोण निकालने में हमको तनिक भी देर नहीं लगेगी, 40 डिग्री इसका तीसरा कोण आ जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री इज करेक्ट आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होगा, जाके वहाँ जाके मैथ्स मैजिक सर्च कर सकते हैं। और यदि आप यूट्यूब पे आपको चैनल नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ जाके मैथ्स मैजिक बीके, मैथ्स मैजिक बीके को यदि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहला चैनल जो आएगा मेरा आ जाएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप लोग को सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक करते नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के लिए जो भी होता हो, क्योंकि वैकेंसी मात्र लिमिट है और ग्रुप डी का क्या कंपटीशन है वो आप लोग को भली भांति पता होगा, तो इसीलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और PYQ इसका सिर्फ एक ही निवारण है, ग्रुप डी में यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब चाहते हैं तो उसका एक ही निवारण है, PYQ जितना सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट जितना मारिए उतना बेनिफिट आप लोग के लिए है। इसीलिए आप लोग मैथ मैजिक क्लासेस को ज्वाइन 100% कर लीजिएगा, जिससे होगा कि आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल आइकन बाय ऑल पे जो है नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा कि जो भी हम नोटिफिकेशन रिलीज करें या कोई क्लास के रिलेटेड कुछ भी हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कहीं नहीं जाए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे दोस्त। और बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। कोर्ट केस क्या हुआ था, कोर्ट केस जो हुआ था वो आपका 22 तारीख को, 22 यानी अगस्त को, 22 अगस्त को सुनवाई था। तो कल सुनवाई इसका थोड़ा मोड़ा हुआ था, फिर इसको दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट 1 सितंबर को इसमें फिर सुनवाई होगा, 1 सितंबर को बोला जा रहा है। इसमें 100% जो भी निर्णय होगा 100% लिया जाएगा। बाकी बात निर्णय क्या करना था, 10th वाले बच्चे का अभी भी 99.99% इसका है कि 10th वाले ही क्वालिफिकेशन। हाँ, अगली वैकेंसी आए तो ITI कंपलसरी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल 10th वाले के लिए ही एलिजिबल है। तो आपका 1 सितंबर दिल्ली हाई कोर्ट में इसका सुनवाई होगा। तो 1 सितंबर जो भी अपडेट आता है सबसे पहले अपडेट हम आपको दे देंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे दोस्त, जय हिंद।